नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस विशेष ज्योग्राफी की विशेष क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं अध्याय 2, जो कि कक्षा 9वीं का है। दोस्तों, उसका जो चैप्टर का नाम है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। उसके दोस्तों हम महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित हुए हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा इसमें से पहला प्रश्न है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो है तो पहला प्रश्न है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। तट है, ऑप्शन द्वीप, प्राद्वीप है, द्वीप है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसमें से जो है तो प्रायद्वीप। ठीक है, यानी कि ख नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण ठीक है करने वाले प्रवर्तकों का संयुक्त जो है तो नाम है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें ऑप्शन मिल रहे हैं हिमालय है, हिमाचल है, पूर्वांचल है, उत्तराखंड है और इनमें से जो है तो कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें जो ख नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ख नंबर वाला ऑप्शन, ये ख वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, और इसमें से जो है तो प्रायद्वीप और इसमें से पूर्वांचल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी ठीक है, ऑप्शन है कोरामंडल, कन्नड़, कोंकण और घ नंबर है उत्तरी सरकार। ठीक है, तो इसका जो ग नंबर है कोंकण ये सही हो जाता है। ठीक है, अगला है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, इनमें से है अनाईमुड़ी पहला ऑप्शन, दूसरा है महेंद्रगिरी, तीसरा है कंचनजुंगा और चौथा है खासी। ठीक है, तो इसमें से जो ख नंबर है वो सही हो जाता है महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला है भावर क्या है, निम्नलिखित जो है तो संक्षेप में उत्तर देना है। तो इसमें से जो है तो क्वेश्चन है कि भावर क्या है। ठीक है, भावर प्रदेश से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताइए। दोस्तों, जैसे कि कहने का मतलब जो भावर प्रदेश है यह नदियों के द्वारा जो है तो बहा कर लाया गया जो कंकड़ मिट्टी पत्थर है, बड़े बड़ी जो चीज लिए होती है नदियाँ, वो सर्वप्रथम जो है तो ला करके और मैदानों पर जैसे ही पहुंचती है वहां पे ये छोड़ देती है। बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं उनको यहीं पे जो है तो छोड़ देती है। तो जहाँ पे उसको समतल जगह मिलती है तो उसकी गति धीमी होती है, वहीं पे वो अपना जो है तो बड़ा बड़ा जो चीज़ लिए होती हैं जिसको अब वो अपने साथ बहा नहीं सकती क्योंकि गति ऑलरेडी धीमी हो चुकी होती है, तो वहीं पे वो चीज़ छोड़ देती हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों से बना हुआ जो प्रदेश है जहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है तो मौजूद होते हैं उसी को जो है तो भावर प्रदेश कहते हैं। यह नदियों पहाड़ों से यहाँ जो है तो नदियाँ पहाड़ों से निकलकर जो है तो मैदानों में प्रवेश करती हैं और अपने साथ लाए कंकड़ बजरी पत्थर आदि को जो है तो जमा कर देती। निक्षेप का मतलब है जमा करना। भावर क्षेत्र में नदियाँ भूमि तल पर बहने की बजाय भूमि के नीचे बहती हैं और नदियाँ पर्वतों से उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण करती, गुटिका का निक्षेप का मतलब होता है जमाव करती हैं, इसे भावर कहते हैं। गुटिका क्या होता है, जो बड़े बड़े इस तरह के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वही गुटिका कहलाते हैं, उन्हीं का क्या करते हैं जमा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो अति लघु उत्तरीय अगला क्वेश्चन है वो है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भारत हमारा विभिन्न स्थलाकृतियों वाला जो है भू आकृतियों वाला देश है, इसलिए क्योंकि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल,
नदियाँ है ना, और जो है तो नाले, झीलें आदि पाई जाती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। स्थलाकृतियाँ यानी कि स्थल की आकृतियाँ, स्थल का स्वरूप, स्थल का चित्र, ठीक है, सभी जगह अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक की जो औसत चौड़ाई और ऊंचाई है वो कितनी है। तो शिवालिक श्रेणी जो है उसकी जो अगर चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर है, ठीक है। दून क्या है, तो हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, ठीक है। लंबवत घाटी को दून कहते हैं, ठीक है। अगला है कि कौन सी 3 मुख्य नदी प्रणाली उत्तरी मैदान बनाने में सहायता करती है, ठीक है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो 3 नदियां हैं ये मैदान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यही नदियां सबसे पहले मैदान में पहुंचती हैं और अपने साथ जो भी कुछ लिए होती हैं वो लाकर उन्हीं मैदान पे छोड़ देती हैं, ठीक है। वितरिकाएं क्या है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाद एकत्र हो जाने के कारण अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं। जैसे कि जो है तो नदियां आ रही हैं, इस तरीके से जो है तो नदी आ रही है, ठीक है। इस तरीके से नदी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है तो एक कोई विशाल बहुत खतरनाक चट्टान है जिसको वो नदी काट नहीं पाती हैं। तो जब नदियाँ उनको काट नहीं पाएंगी तो क्या करेंगी, वहाँ से ये इस तरीके से अपना रास्ता बदल लेंगी, ठीक है। तो यही जो है तो क्या कहलाता है, यही जो है तो वितरिकाएं कहलाता है। जो मतलब जो है तो अपने रास्ते बदल दिए, तो बदलने के बाद कुछ इधर आ गई, कुछ इधर आ गई, कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, कुछ इस तरह से। तो मतलब जो ये इस तरह से जो उनकी शाखाएं जो फूट गई ना, वही वितरिकाएं कहलाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भागों के नाम बताइए, ठीक है। तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार यानी भारत है, ठीक है। प्रायद्वीप क्या है, भारत है। तो भारत के पठार का वह हिस्सा जो मालवा के पठार के अधिकतर भाग में फैला है उसे ही मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि के नाम से प्रायद्वीपीय भारत को जाना जाता है, ठीक है, जो मालवा के पठार के अधिकतर भाग में फैला हुआ है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो है तो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वह क्या है। तो 900 से 1600 किलोमीटर है पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है। पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखर का नाम क्या था, तो अनाई मुड़ी 2695 मीटर ऊंचाई है उसकी, अनाई मुड़ी की, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट के उच्चतम शिखर का क्या नाम है। जो पूरब में पूर्वी जो घाट है वहाँ पे सबसे ऊंचा एक शिखर है जिसका नाम महेंद्रगिरी है, उसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। और राजस्थान के रेगिस्तान की कौन सी एकमात्र बड़ी नदी है, तो इसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो है लूनी नदी, ठीक है। यह रेगिस्तान की सबसे बड़ी जो है तो नदी है, ठीक है, लूनी नदी। अगला है बरकान क्या है, तो अर्धचंद्राकार बालू का एक टीला होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है तो बालू का एक क्या होता है, टीला होता है बालू का, इस तरीके का होता है। ये बालू का जो है तो टीला होता है, ठीक है, अर्धचंद्राकार होता है, ठीक है। यह राजस्थान के थार मरुस्थल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट, ठीक है। उत्तर भाग में जो है पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर में उत्तरी सरकार और दक्षिण में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो सबसे बड़े खारे पानी की झील है भारत की। जो है तो ऐसी कौन सी झील है जो सबसे ज़्यादा खारा पानी है जिसका, तो कौन सी है वो, चिल्का झील। नदीय द्वीपों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो प्रायद्वीपीय पर्वतों से आने वाली जो नदियां हैं, ठीक है,
उत्तरी पर्वतों से आने वाली जो नदियाँ निक्षेप कार्य में लगी हैं, मतलब कुछ चीज़ जमा करने में जो लगी हुई हैं, इन नदियों के भाग में, इन नदियों के जो है निचले वाले भाग में जो है तो ढाल कम होने के कारण नदियों की गति कम हो जाती है, जिसके कारण नदी और द्वीपों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं कि अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर वगैरह जो भी कुछ है उसके सामने आता है उसको बहा के लाती हैं, और जहाँ पे उसको जमा कर देती हैं ना वही मिट्टी को, उसी मिट्टी जहाँ पर वह मिट्टी को जमा कर देती हैं वहीं पे एक द्वीप बस जाता है, क्योंकि वो स्थल बना देती हैं, है ना, इसलिए वह एक द्वीप है। पश्चिम तटीय मैदानों का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, तो उत्तरी भाग को कोंकण कहते थे। ठीक है, पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी तट का, उसका जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण कहते थे, तथा मध्य भाग को कन्नड़ एवं दक्षिणी वाले भाग को मालाबार तट कहते थे। ठीक है, कोल के नाम से भी जानते थे। कोरोमंडल तट किसे कहा गया है? तो पूर्वी घाट को। ठीक है, दक्षिणी घाट को, पूर्वी घाट के जो दक्षिणी घाट है उसको, दक्षिणी भाग है उसको, पूर्वी घाट का जो दक्षिणी वाला भाग है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्वी घाट का जो दक्षिणी जो है तो भाग है, ठीक है, उसे कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो उत्तरी मैदान 3 मुख्य नदी तंत्रों जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, उनकी वितरिकाओं अंतर्जाल से हुआ है। टेथिस एक सागर था। नदी के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के किनारे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। ठीक है, द्रोणी यानी कि एक तरह से गर्त ही हो सकता है, गड्ढे की तरह है। समय के साथ साथ यह द्रोणी उत्तर पर्वतों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में से बहने वाली नदियों के अवसाद निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गई। ठीक है, क्योंकि एक तरह की वो गर्त ही था, है ना, वो नदियों के द्वारा लाया गया जो अवसाद था जिसके कारण वो भर गई। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित यह विस्तृत समतल भूभाग उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, अगला है हिमालय की जो है तो सबसे ऊंची चोटियां के नाम कौन कौन से? जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, 88-48 मीटर ऊंचाई है इसकी। कहाँ पे है? नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। ठीक है, मकालू ये भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। जबकि धौलागिरी की अगर बात करें तो धौलागिरी जो है तो 8172 मीटर जो कि नेपाल में है। नंगा पर्वत 1826 मीटर भारत में है। उसी प्रकार से अगर हम अन्नपूर्णा का देखें तो यह भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 80-78 मीटर है। नंदा देवी पर्वत जो भारत में ही है 78-17 मीटर है। कामेटी जो है तो भारत में है, जिसकी जो वो जो है तो 77-56 मीटर है। नामचा बरुआ पर्वत, इसकी जो है तो अगर ऊंचाई देखे तो यह भी भारत में है, 75-56 मीटर है। और गरुला मांधाता जो है तो नेपाल में है, इसकी ऊंचाई जो है तो 77-28 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दोआब से आप क्या समझते हैं? दोआब, इसका निर्माण प्रक्रिया को समझाना है। तो दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का जो जगह होता है ना, वही जो है तो दोआब कहलाता है। ये वाला जो भाग है ये दोआब है, क्योंकि ये नदियां हैं, उनके बीच वाला जो ये भाग होता है ये पूरा भाग जो है तो दोआब कहलाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो तथा आब, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। दोआब क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ भूमि होते हैं, इसलिए क्योंकि नदियों के बीच में एकदम जो है तो बहुत ही महीन मिट्टी जमा हो जाती है, क्योंकि वो नदियों के द्वारा ही बहाकर लाई गई मिट्टी जमा की जाती है। ठीक है, इसलिए यह मिट्टी जो है तो काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, दोआब के निर्माण में दो नदियों का होना आवश्यक है। जब दो नदियों के द्वारा
बहा कर लाई गई मिट्टी गाद सब किसी निश्चित जगह पर आकर जो है तो निक्षेपित होने लगती है। निक्षेपित का मतलब जो है जमने लगती है, जम जाती है, तो समतल मैदान का निर्माण होता है। और यह समतल मैदान ही जो है तो दोआब कहलाता है। गंगा यमुना का मैदान और सिंधु झेलम का जो है तो मैदान और दोआब का मैदान इसके उदाहरण है। ठीक है, अगला है भारतीय मरुस्थल को समझाना है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के डिब्बों से ढका हुआ है मैदान है। बालू के टिब्बों से ढका हुआ मैदान है। इस क्षेत्र में बालू टिब्बा क्या होता है, मतलब जो है तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई जो है तो घास है, ठीक है, यहाँ पे कोई घास है और घास पर जो है तो इधर से आकर के बालू जो है तो इस घास के चारों तरफ लग जाए, वही है बालू टिब्बा। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है तो हवाएं चलती रहती हैं, गर्म हवाएं, और वहाँ मिट्टियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपरदित करके जो है मतलब उनको जो है तो काट करके जो है तो अपरदित करती रहती हैं। ठीक है, उनका अपर्दन होता रहता है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा बालू टिब्बा बने होते हैं। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है और वर्षा ऋतु में कुछ ही जो है तो सरिताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।